आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उसका एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया है। अभी हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और उसमें जो भी टॉपिक रह गए हैं उनको भी कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपके पास हुक्स लॉ तक हमने इसको स्टडी कर लिया था। हुक्स लॉ क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया था, लेकिन ये फार्मूला हमने आपको ड्राइव इसी में समझाया था। एक बार हम आपको प्रूव करके एक तरीके से और समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा इसको जूम करता हूँ और यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है ना स्ट्रेस का फॉर्मूला। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? म्यू इक्वल टू होता है डेल एल चेंज इन डायमेंशन या फिर चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। लेकिन हमने हुक्स लॉ में क्या पढ़ा है? हम ये देखते हैं। हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? स्ट्रेन की तो होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या इसके होता है? स्ट्रेन के होता है, म्यू के। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैं बड़ा सा इसी के ऊपर समझा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अगर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? स्ट्रेन के है। और स्ट्रेस का अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये और इसको प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? इलास्टिक मॉडुलस आता है। और हमारे पास स्ट्रेन ये ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने आपको फोर्स अपॉन एरिया बताया था जी, बताया था ना, बिल्कुल। और जो इलास्टिक मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस होता है, वो हमारे पास ई दे रखा है। और जो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल एल अपॉन एल होता है, ठीक है। यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है? डेल एल ही तो निकालना है, तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो किस तरीके से करेंगे हम जी देखते हैं। हम देख लेते हैं। सबसे डेल एल हमको साइड में ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिया हमने। और जो हमारे पास क्या है, जो फोर्स है ना और एल है, इसका इंटू कर देते हैं। हमारे पास जैसे फोर्स को हम पी से भी लोड होता है या फोर्स पी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इसमें पी से है तो हम इसको पी से ही आपके पास डिनोट कर रहे हैं, जिससे आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ और मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये एल भी यहाँ पर आ जाएगा, पी इंटू एल, ठीक है। अब अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास अपॉन में आएगा एरिया। एरिया आएगा, नहीं आएगा? एरिया कहाँ है हमारे पास? ए। और हमारे पास यंग मॉडुलस, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्या होता है? ड्राइव होता है, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल भी हैं हम न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। पहले इसका एक डेरिवेशन है जो उसको हम कंप्लीट कराएंगे। और पहले देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका वो देख लेते हैं। सबसे नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं यंग मॉडुलस, कि यंग मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं और डेफिनेशन के साथ ही हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है यंग मॉडुलस हमको स्टडी करना है। इलास्टिक लिमिट मतलब प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु पर अक्षीय बल लगाने से उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा लंबाई में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो विकृति हो रही है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस या फिर प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसको अब थोड़ा समझ आते हैं हम आपको कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है। प्रत्यास्था सीमा क्या होती है? जिसमें क्या हो जाता है हमारे पास जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही उसमें क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। वो तो होती है, अगर वहाँ तक है तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हो रहा है काम, ठीक है। अगर वो वहाँ से एक्स्ट्रा निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम? फेलियर पॉइंट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो डेफिनेशन कह रही है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी वस्तु पर कोई भी बॉडी है और इलास्टिक लिमिट के अंदर इसके हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं? एक्सिस फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एक्सिस फोर्स लगा रहे हैं तो उससे जो उत्पन्न हो रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस जो उत्पन्न हो रहा है, सीधा स्ट्रेस जो उत्पन्न हो रहा है, और उस स्ट्रेस के कारण इस बॉडी की साइज एंड शेप में जो भी परिवर्तन आ रहा है, जो भी इसमें चेंज आ रहा है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यंग मॉडुलस। इसके फॉर्मूलों को समझते हैं किस तरीके से, कि मान लीजिए आपने किसी बॉडी पे क्या लगाया? फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो वो फोर्स लगा दिया तो फोर्स के कारण क्या उत्पन्न हुआ? उसमें हुआ नॉर्मल स्ट्रेस उत्पन्न हुआ। उसमें नॉर्मल स्ट्रेस उत्पन्न होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि शियर स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप्स के हमने स्ट्रेस बताए थे। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमने बताया, तो जौन सा आप फोर्स लगाते हो
उसी से वो फोर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब उस स्ट्रेस के कारण जो भी उसमें चेंज आया है, उसकी शेप में या फिर साइज में जो भी चेंज आया है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। और इसके नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस। लेकिन ये जितनी भी कहानी हो रही है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होगी तभी यंग मॉडुलस कहेंगे हम इसको। आप कह रहे इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाएगा तो इसको यंग मॉडुलस हम नहीं कहेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है हमारे पास शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस क्या होता है, इसको हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसी की तरह हम दोबारा इसको डिफाइन भी करेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें लिखा है इलास्टिक सीमा के अंदर शियर स्ट्रेस Q और इसके द्वारा उत्पन्न शियर स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, शियर मॉडुलस कहते हैं। वही चीज़ मैंने आपको बताया, इसमें मेन चीज़ क्या है, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो भी कुछ काम हो रहा है ना वो इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। ठीक है, आपसे मैंने कहा कोई बॉडी है, इस तरीके मैं आपको प्लेट बनाया तो पहले भी दिखाया था मैंने आपको प्लेट बना के, और इस तरीके से मैं 2 प्लेट को ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं रिबिट लगा देता हूँ। और रिबिट लगाने के बाद जैसे ही आप इस पर लोड लगाएंगे इस साइड से और इस साइड से, अगर इस लोड लगाने से शियर स्ट्रेस, ठीक है, कारण शियर स्ट्रेस के कारण जो भी इसमें इसकी जो शेप एंड साइज, मतलब जो भी इसकी मतलब इसकी प्लेट की लेंथ में कुछ बढ़ोतरी होती है, ठीक है, या फिर इसके जे क्या कहते हैं, इसकी जो रिवेट है उसका डायमीटर कुछ कम होता है, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब कहना है कि शियर स्ट्रेस Q और इसके द्वारा जो भी शियर स्ट्रेन उत्पन्न हो रही है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं शियर मॉडुलस। इसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं हम, कैपिटल G से। लेकिन ये भी किस में होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब कि जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही उसमें मतलब कि शियर स्ट्रेस जनरेट हो और उस शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, शियर स्ट्रेन हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो। अगर ना आए तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम इसको और अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है बल्क मॉडुलस, कि बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम। इसमें भी लिखा है, सबसे पहले मैंने वही लाइन लिखी है जो मेन लाइन है, लेकिन जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं वो तो सभी बॉडी में लगा रहे हैं, लेकिन वो मॉडुलस नहीं कहलाएगा ना, मापांक नहीं कहलाएगा। लेकिन मापांक वो जब ही कहलाएगा जब वो इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी पे बॉडी पे फोर्स या फिर स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यदि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी एलिमेंट पर परस्पर लंब दिशा में समान मान तथा प्रकृति 3 बल लगाए हों तो इससे उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा उत्पन्न आयतन विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आयतन मापांक या फिर बल्क मॉडुलस। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये जो डेफिनेशन कह रही है कि आप इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी एलिमेंट पर क्या करना है, आपको परस्पर लंब दिशा में समान मान का बल, मतलब समान मान और एक ही नेचर के 3 बल लग रहे हों। इसकी एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, एक ही नेचर के, जिसमें टेंसाइल लगा रहा हूँ। ठीक है, एक बॉडी पर टेंसाइल लगा रहा हूँ और परपेंडिकुलर ही लगा रहा हूँ। ठीक है, हर प्लेन के परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ और टेंसाइल लगा रहा हूँ और समान नेचर का हल लगा रहा हूँ। तो ठीक है, इसके कारण जो भी स्ट्रेस डायरेक्ट जनरेट होगा ना वो आपके पास, और उस बॉडी के वॉल्यूम में जो भी परिवर्तन होगा वो स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस हम कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको थोड़ा नेक लग रहा होगा, लेकिन मेरा जो समझाने का तरीका है, जो एग्जांपल लेके, तो वो तो आपको क्लियर ऑलरेडी हो रहा होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, बल्क मॉडुलस को हम K से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मैंने आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता दिया है, तो आप वहाँ से भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये आपका कुछ डेरिवेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, फॉर्मूले निकालेंगे अलग अलग कंडीशन में, और उन कंडीशन को फॉलो करके ही आपका जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसको क्या है, उसकी मतलब जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी वो आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, वो हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स बेयरिंग सेक्शन, मतलब कि अलग अलग सेक्शन पर आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आप उससे
का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, अलग अलग सेक्शन में उसको फोर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, और उनमें जो भी हमारे पास निकालना होगा, स्ट्रेस निकालना होगा, स्ट्रेन निकालना होगा, ठीक है, चेंज इन लेंथ निकालनी होगी, एरिया निकालना होगा, यंग मॉडुलस निकालना होगा, तो आप उसको कैसे अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको हम इसका जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है उसको हम समझ लेते हैं कि डेरिवेशन कहना क्या चाहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं ना, बॉक्स जैसे कि पहला बॉक्स बना है, दूसरा बॉक्स बना है, तीसरा बॉक्स बना है और चौथा बॉक्स बना है, सभी का जो एरिया है वो चेंज है कि नहीं है। सभी का एरिया आपके पास क्या है, चेंज है, और लेंथ भी सभी की चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर, हम जो आपको सेक्शन 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, एक दूसरे से क्या है, जॉइंट हैं जी, एक दूसरे से समझ लीजिए बेल्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगा दिया टेंसाइल नेचर का, मतलब कि टेंसाइल नेचर का मैंने क्या कर दिया, इसमें फोर्स लगा दिया, और जिस सारे सेक्शन एक दूसरे से बैंड है। सबसे पहला सेक्शन है वो हमारे पास, पहला सेक्शन ये है और इसका एरिया A1 है, ठीक है, और दूसरा सेक्शन ये है, इसका एरिया A2 है, तीसरा सेक्शन ये है, इसका एरिया भी हमारे पास A3 है, और चौथा सेक्शन का भी एरिया हमारे पास A4, सभी के डिफरेंट एरिया हैं, ठीक है। अगर हम लेंथ की बात करें तो पहले सेक्शन की L1 है, दूसरे सेक्शन की L2 है, तीसरे सेक्शन की L3 है, और चौथे सेक्शन की L4 लेंथ है यहाँ पर। अब देखते हैं हम नीचे क्या दे रखा है इसका। आपको ये जो डायग्राम है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सभी का सेक्शन अलग दे रखा है, एरिया भी अलग दे रखा है, लेंथ भी अलग दे रखा है, और टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब इन सभी जो सेक्शन है उस पर हम क्या करेंगे, एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम अपना जो भी डिज़ायर हमको चीज़ निकालनी होगी वो हम आसानी से डिफाइन कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है लंबाई में परिवर्तन डेल एल। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था किसी भी बॉडी की अगर लेंथ एल है तो उसमें अगर चेंज होगा तो उसको हम डेल एल से, मतलब कि डेल एल का मतलब भी होता है कि चेंज इन लेंथ, मतलब कि लेंथ में कुछ ना कुछ तो अंतर आया है, ठीक है, उसको हम डेल एल से डिनोट करते हैं, और इसी को निकालने के लिए हम फॉर्मूले को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसी को ही निकाल सकते हैं, अगर ये हमारे पास ऑलरेडी होगा तो हम और भी चीज़ निकाल सकते हैं, आगे हम आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं, माना सभी सेक्शन पर बल द्वारा लंबाई में परिवर्तन, आपके पास सभी सेक्शन पर बल जो हम लगा रहे हैं टेंसाइल नेचर का, उसके द्वारा जो भी सेक्शन में लंबाई में परिवर्तन डेल L1, डेल L2, डेल L3, डेल L4 आ रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब हमने आपको एक फॉर्मूला आपको बताया था हुक्स लॉ से, मतलब कि ड्राइव करके, अभी इसी लेक्चर में सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि डेल L इक्वल टू PL अपॉन AE। डेल एल चेंज इन लेंथ, पी लोड या फिर फोर्स, और एल हमारे पास इनिशियल लेंथ, और ए हमारे पास एरिया, और ए हमारे पास यंग मॉडुलस दे रखा है। तो सभी सेक्शन के लिए हम क्या है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू पुटअप कर लेंगे। जैसे कि हमारा पहला सेक्शन दे रखा था तो हमने डेल L1 P1 L1 A1 AE, ठीक है, E1, ठीक है, सॉरी, और जब हमारे पास दूसरा सेक्शन दे रखा था उसका हमने लिया डेल L2 इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 E2, ठीक है। तो चारों सेक्शन के हमने इसी तरीके से इसको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सभी के लिए हमने ये फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमको दे रखा है समान सभी सेक्शन पर समान बल तथा एक धातु हो, मतलब कि ये कह रहा है कि अगर सभी सेक्शन पे क्या हुआ, एक ही जैसा फोर्स लग रहा हो, ठीक है, एक ही फोर्स लग रहा हो और डिफरेंट फोर्स ना हो, मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि 50 किलो न्यूटन का हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो सभी सेक्शन पे क्या है, 50 किलो न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये फर्स्ट केस मान लीजिए आप, फर्स्ट केस है, ठीक है। और इसका जो मटेरियल है सभी सेक्शन का वो भी सेम है, तो जितनी भी उसकी यंग मॉडुलस होगा वो भी तो सेम ही होगा ना, होगा नहीं होगा। यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। तो हमने क्या किया जैसे कि E1 इक्वल टू E2 E3 E4 इक्वल टू हमने E कर दिया, क्योंकि सभी का क्या है, मटेरियल सेम है, तो इसका यंग मॉडुलस भी सभी का सेम होगा, तो हमारे पास E1 E2 E3 E4 के बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल E, मतलब कि यंग मॉडुलस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास दे रखा है डेल एल, हमने फॉर्मूला वही लगाया है, और जितने भी सेक्शन थे हमने क्या कर दिया, उन सभी का जो क्या कर दिया, सम कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको,
ये जैसे कि डेल L1 है, डेल L2 है, डेल L3 है, इन सभी को हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो निकल के आ रही है, मतलब कि ये वाली चीज़ तो हमने ऐड कर दी ना। जैसे कि आपको थोड़ा बता दूँ, जब भी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मुझे निकालना है डेल L, ठीक है, डेल L निकालना है, तो मैंने क्या किया, डेल L1, डेल L2, ठीक है, डेल L3 और डेल L4 हमने क्या कर दिया, सम कर दिया सभी का। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। अब हमने सम कर दिया है तो सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आएगा P1, सॉरी थोड़ा इसको दोबारा से करता हूँ, हमारे पास आएगा P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 और L3, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये 4 का भी इस तरीके से इसमें सम हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा है कि फोर्स तो सभी नेचर का सेम लग रहा है, तो फोर्स सभी का सेम लग रहा है, तो P1 प्लस P1 इजक्वल टू P2 इजक्वल टू P3 और P4 इजक्वल टू P हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही तो कंडीशन है। अब सभी का अगर फोर्स सेम है और यंग मॉडुलस सेम है, तो हमने क्या किया है, सभी में से इन सभी में से क्या कर दिया हमने, इन सभी में से P1 को कॉमन कर लिया और E को भी कॉमन कर लिया, जिससे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सेम मटेरियल और से यंग मॉडुलस और सेम फोर्स से हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। ये फॉर्मूला हमारे पास पहला वाला ड्राइव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये वाली दे रखी है, दूसरी वाली, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं कि ये कहना क्या चाहती है। तो हम यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं जो सेकंड कंडीशन हमको दे रखी है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है जब बल सभी सेक्शन पर क्या हो तो अलग हो। मतलब कि अभी जो फोर्स था और मटेरियल था वो सेम था, लेकिन अब क्या है, मटेरियल तो सेम है, तो यंग मॉडुलस भी आपका पास क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि ई सेम है, ठीक है। ई हमारे पास सेम है, हमारे पास ई हमारे पास क्या कहलाएगा, सेम कहलाएगा, ठीक है, जो ई है। बट इसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि आपका फोर्स क्या है, सभी में अलग अलग है, तो आपको फोर्स तो कॉमन आप ले नहीं पाएंगे। तो हमारे पास इसी फॉर्मूले, हम जो हमने पहला फार्मूला बताया था आपको, डेल L इजक्वल टू PL अपॉन AE, तो यहाँ पर हमने P1 ऐसे करके हमने चारों सेक्शन का यहाँ पर पुटअप कर दिया, लेकिन जो E है वो सेम है, सेक्शन का सभी का सेक्शन क्या है, सेम है। तो हम E को क्या कर देंगे, हम बाहर कॉमन ले लेंगे और सारी चीज़ हमारे पास यहीं लिख जाएंगी, तो हमारे पास फार्मूला दूसरा कंडीशन में आ जाएगा। जब हमारे पास सेक्शन सेम हो तो हमारे पास फार्मूला ये वाला निकल के आ जाएगा, ठीक है। और पहला जो कंडीशन थी वो क्या थी, पहले कंडीशन हमारे पास क्या था, जो हमारे पास सेक्शन है ना, सेक्शन तो अलग अलग है, बट उस पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम है और हमारे पास मटेरियल भी सेम है, तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आया था, ये वाला, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में ये बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, जिससे कि अपने अंदर हम और सुधार लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है। यदि क्या है, अब तीसरा कंडीशन आ गया, तीसरा कंडीशन हमारे पास आ गया। इसमें कह रहा है यदि क्षेत्रफल क्या हो, समान हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मटेरियल सेम हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, जो फोर्स लग रहा है वो सेम हो गया या फिर फोर्स डिफरेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया था। बट अभी क्या हो रहा है, एरिया सेम हो रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी A1 A2 A3 A4 इक्वल टू A, सभी का एरिया हमारे पास A के बराबर ही तो हो जाएगा अगर सेम है तो, ठीक है। हम अलग अलग नाम से थोड़ी लिखेंगे, है तो एक ही चीज़, तो हमको A से हम इसको डिनोट कर देंगे। देखो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था वही डेल L इक्वल टू PL अपॉन AE, उसी के अकॉर्डिंग हम जैसे कि P1 L1 P2 L2 P3 L3 और P4 L4, तो यहाँ पर हमारे पास एरिया भी सेम हो गया और यंग मॉडुलस आपके पास सेम होगा, ठीक है। जैसे कि मटेरियल आप एक ही ले रहे हैं, इसमें मटेरियल चेंज नहीं किया हमने,
मटेरियल एक ही है तो हमारे पास यंग मॉडुलस भी सेम होगा, एरिया भी सेम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला तीसरा कंडीशन निकल के आएगा जब एरिया सेम होगा। तो तीसरे कंडीशन में हमारे पास क्या क्या है, ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आप देखिए, ये वाला आपको पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल आप जैसे समझ जाओगे ना, जैसे कि फोर्स का जैसे कि सेक्शन है ना यहाँ पर, ये इनमें समझ जाओगे सभी सेक्शन में, तो आपको क्या है न्यूमेरिकल करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इसको आपको पूरा दिमाग से समझना है, मैं एक एक लाइन बोलूँ उसको नोट करना और समझना है। चलिए फिर हम न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है। उस न्यूमेरिकल को हम आपको बताते हैं। पहला सेक्शन ये दे रखा है, दूसरा सेक्शन दे रखा है, तीसरा सेक्शन दे रखा है और चौथा सेक्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चेंज है और क्या क्या सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बता दें कि यहाँ पर क्या लग रहा है, ये सारों जो सेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो और यहाँ पर भी टेंसाइल लोड लग रहा है, तो यहाँ पर भी टेंसाइल लोड है। तो इसमें जो हमारे पास जो नेचर वाला मतलब जो जिस नेचर का हमारे पास लोड लगेगा सभी सेक्शन पर टेंसाइल ही लगेगा। जैसे कि जहाँ पर भी टेंसाइल है, यहाँ पर टेंसाइल, लेकिन यहाँ पर कंप्रेसिव है ये, तो ये चीज़ नहीं होगी। जे एक सेक्शन पे जितना हमारे पास एक साइड से टेंसाइल लग रहा होगा उसी साइड से और अगली साइड उसी सेक्शन पे हम उतना ही हम फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से समझना, इसी लाइन को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो पहला जो लोड दे रखा है हमको 30 किलो न्यूटन का दे रखा है, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का दे रखा है, पर इसको 20 दूसरे सेक्शन में और पर 45 किलो न्यूटन का, यहाँ पर 20 का दे रखा है, 15 का दे रखा है। ठीक है, और सभी का जो क्या है जो लेंथ है वो भी अलग अलग दे रखी है, जैसे कि 200 mm दे रखी है, 300 mm दे रखी है, 300 mm दे रखी है और 400 mm दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सभी सेक्शन का क्या कर दे रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं एरिया को। यहाँ पर आप समझिए, पहला सेक्शन जो मैंने आपको बताया, जिस सेक्शन पर एक साइड जो फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स दूसरे एरिया पे लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास क्या है 45 है और यहाँ पर आपके पास 30 है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस 45 में से क्या करना है 30 को क्या करना है, मतलब कि इस 45 में से आप पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए क्या पहला सेक्शन जितना इधर लग रहा है उतना इधर लगेगा। तो आप एक सेक्शन उठाइए यहाँ पर और उठा के आप 30 इधर लग रहा है तो 30 ही आप इधर लगा दीजिए, बात खत्म। पहला सेक्शन का काम खत्म, हमने फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन में दिक्कत आएगी। दूसरे सेक्शन में आपको समझना बड़ी आसानी से और ध्यान से। तो दूसरे सेक्शन में क्या है कि आपका जो दूसरे सेक्शन में ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला जो दूसरा वाला, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से। तो 45 तो आपका इधर लग रहा है और 30 आपके पास ये टेंसाइल है। तो यहाँ से जो कितना बचेगा आपके पास बचेगा 15। ठीक है, आप 45 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा, क्योंकि इधर जो साइन लग रहा है वो इधर लग रहा है आपके पास। ठीक है, टेंसाइल, और इधर लग रहा है आपके पास कंप्रेसिव। इस पर कंप्रेसिव भी तो लग रहा है इस वाले सेक्शन में। दूसरे वाले देखो थोड़ा और मैं इसको ठप करके बताता हूँ कि ये वाला तो इधर तो टेंसाइल लग रहा है और इधर जो दूसरे सेक्शन पर लग रहा है वो कंप्रेसिव लग रहा है। ठीक, कंप्रेसिव लग रहा है। तो आपको मैं बता दूँ एक और चीज़, जो टेंसाइल होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है पॉजिटिव में। टेंसाइल हमारे पास नेगेटिव में होता है। ठीक है, टेंसाइल हमारे पास नेगेटिव में होता है और हमारे पास जो कंप्रेसिव होता है वो हमारे पास किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, साइन में। एक बार मैं बता दूं, टेंसाइल हमारे पास होता है नेगेटिव में और कंप्रेसिव जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है पॉजिटिव में। ठीक है, ये साइन हो गया। तो अब जो बताइए कि यहाँ से अगर 30 इधर जा रहा है टेंसाइल में और 45 पे लग रहा है, तो 45 में से कंप्रेसिव 45 प्लस का हो गया और माइनस का हमारे पास 30 हो गया, तो कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा। तो 15 हमने क्या कर दिया है, दूसरे सेक्शन पे हमने इधर लगा दिया। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो भी सेक्शन हमारे पास एक साइड जितना लग रहा है तो उसी नेचर का फोर्स हमारे पास दूसरी साइड भी लगेगा। तो जैसे कंप्रेसिव यहाँ 15 का लग रहा है तो 15 का यहाँ पर ही हमारे पास कंप्रेसिव लग जाएगा। तो दो सेक्शन का हमने क्या किया है, फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तीसरे सेक्शन की बात करें हम, तीसरे सेक्शन की, तो तीसरे सेक्शन में हमारे पास जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है वो हमारे पास तीसरे सेक्शन में लग रहा है कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है। लेकिन इधर से अपोजिट साइड से हमारे पास क्या है, 15 किलो न्यूटन का और फोर्स लग रहा है। तो 20 में से 15 जाएंगे, वही घटा देना आपको, तो 5 बचेगा। और नेचर हमारे पास पहला कौन सा है, जो 20 का, वो कंप्रेसिव है। तो यहाँ पर हम तीसरे सेक्शन पर क्या करेंगे,
तीसरे सेक्शन हमारे पास जो दे रखा है इस पर हम 5 का तो इधर 5 का हम इधर लगा देंगे। देखो 5 का तो हम क्या कर देंगे इधर लगा देंगे और 5 का हम कंप्रेसिव इधर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या लग रहा है 20 का कंप्रेसिव लग रहा है। यहाँ पर 45 का कंप्रेसिव लग रहा था तो हमने 15 का इसमें से घटा के कर दिया था। ठीक है, अब जो लास्ट वाला सेक्शन है उस पर ऑलरेडी आपको दे रखा है 10। तो मैंने आपको बताया जिस भी सेक्शन पे एक साइड में जो नेचर का जितना फोर्स लग रहा हो, जितने भी वैल्यू का लग रहा हो, उसी का हम दूसरी साइड में भी लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या है सभी का क्या है सेक्शन का फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। ठीक है, सेक्स का हमने फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। तो यहाँ पर सभी का लेंथ लिख दिया हमने। लेंथ जो दे रखा है ना, ये हमारे पास 200 दे रखा है, 200 पहले सेक्शन का, 300 पे दे रखा है दूसरे सेक्शन का, और 300 फिर तीसरे सेक्शन का, और 400 हमारे पास चौथे सेक्शन का दे रखा है। तो हमने ये भी यहाँ पर पुटअप कर दिया है। अगर हम माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो उसका यंग मॉडुलस हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। सभी मटेरियल का यंग मॉडुलस आपको पता होना चाहिए। एक चार्ट होता है, यहाँ पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर अपना हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। सभी का जो मॉडुलस यंग मॉडुलस होता है वो सभी मटेरियल का अलग अलग होता है, आपको रीड करना है। ठीक है, जैसे कि यंग हम यहाँ पर ले रहे हैं यंग मॉडुलस माइल्ड स्टील हमारे पास मटेरियल है। तो माइल्ड स्टील का हमारे पास यंग मॉडुलस होता है वो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे चेंज इन लेंथ हमको निकालना है। और एरिया आपको पता ही है, अगर हमारे पास सर्कुलर बॉडी है तो पाई और d⁵2। ठीक है, ये आपको एरिया यहाँ पर फॉर्मूला आपको दे रखा है। जो भी एरिया होगा रेक्टेंगुलर हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, कोई वॉल्यूम का निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देना। जो भी एरिया तो आपको पता होना चाहिए। देखो आप डिप्लोमा कर रहे हैं और तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इस जो भी कमजोरी है आपकी तो उस पर काम कीजिए और इसको ठीक कर लीजिए। समझ में सब कुछ आएगा, अगर आपको बेसिक पता है समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिससे आपको जो फोर्स का नेचर है वो भी तो आपको बताना है, प्लस माइनस कैसा आएगा। तो हमारे पास डेल एल हमको निकालना है और पहला सेक्शन होगा P1 L1 और A1 और E1 ले लिया है। अब जो दूसरे सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास कैसा लग रहा है, हमारे पास जो पहले सेक्शन का तो हो गया, दूसरे सेक्शन पर लग रहा है हमारे पास कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव होता है नेगेटिव। सॉरी, मैंने आपको जो टेंसल बताया था नेगेटिव, अब मेरे को थोड़ा ना इसमें कन्फ्यूजन था। देखो सभी को कन्फ्यूजन होता है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और मैंने ये पढ़ाई करी करीब 1 साल हो गया है, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो गलती सभी से होती है और जो गलती करके सीख जाए वो ही सही व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था टेंसाइल, तो टेंसाइल तो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास होता है कंप्रेसिव। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड नेचर का जो लग रहा है यहाँ पर इस जगह पर, तो वो हमारे पास माइनस का यहाँ पर हमने लगा दिया। और जो तीसरे सेक्शन पे भी लग रहा है माइनस का लग रहा है, लेकिन चौथे सेक्शन पे हमारे पास क्या लग रहा है टेंसाइल। तो टेंसाइल हमने बताया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारे पास ये नेचर हमने लगा दिया। ऐसे नहीं कि माइनस प्लस अपने आप से कर दिए, नहीं, सेक्शन यहाँ पर देखना है। देखो टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव और टेंसाइल फिर पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि फोर्स सभी का अलग अलग है, तो पी को तो हम कॉमन लेंगे नहीं, लेकिन एरिया सभी का क्या है सेम है, एरिया सेम है और यंग मॉडुलस हमारे पास सेम है। ठीक है, सेम एरिया का हम निकालना है। देखो यहाँ पर एरिया क्या सेम है, मैं आपको बता दूँ। देखो जितने भी सेक्शन हैं सभी एक ही लाइन में देखो बने हुए हैं। ठीक है, तो और जितने भी खाने छूटे हैं वो एक ही लाइन के ही छूटे हैं। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या है सेम है, लेकिन लेंथ हमारे पास डिफरेंट है। तो लेंथ को तो हम कॉमन लेंगे नहीं भैया, लेंथ नहीं लेंगे। तो पी और हमने क्या किया, इसको कॉमन नहीं लिया। ठीक है, तो इसको कॉमन हमने नहीं लिया, तो हम देखते हैं क्या चक्कर इसका करने वाले हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1/a और e को तो कॉमन ले लिया था और ये वाली वैल्यू हमको क्या करनी पुट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया जो दे रखा है वो एरिया हमारे पास अगर हम बात करें तो एरिया a × e, इन दोनों का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसका क्या होगा, कुछ डायमीटर यहाँ पर दे रखा होगा। देखो इसका डायमीटर नहीं दे रखा है तो आप मान लीजिए जो भी कुछ है आप मान लीजिए ना, यहाँ पर कुछ डायमीटर इसका दे रखा होगा। अगर सर्कुलर बॉडी है तो इसका डाया दे रखा होगा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप सिर्फ तरीका देखिए, आपको क्या कंसेप्ट समझना है, क्योंकि यही वैल्यू का सवाल नहीं आने वाला है, तो आपको कंसेप्ट समझना है। तो हमने क्या किया एरिया का और हमारे पास ई का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू निकल के आई वो हमने क्या कर दी यहाँ पर पुट कर दी।
अब देखो P1 हमारे पास 30 का लग रहा था और एरिया हमारे वो जो लेंथ थी L1 वो हमारे पास 200 थी। फिर माइनस का जो हमारा जो फोर्स था वो 15 किलो न्यूटन का लग रहा था, जो हमारे पास लेंथ थी वो 300 थी। और देखो जो तीसरा सेक्शन था हमारे पास वो भी हमारे पास क्या लग रहा था 5 का लग रहा था, कंप्रेसिव माइनस नेचर का। तो हमारे पास ये 300 की ये थी। तो ऐसे करके हमारा चौथा था, चौथे हमारे पास 10 साल था, तो हमारे पॉजिटिव का हमारे पास 10 हो गया। और इनटू में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इनटू में हमने कर दिया है जो उसकी लेंथ थी L4 400। अब इन सभी का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, सभी का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इसमें जो भी का एडिशन हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, घटाना जोड़ना हो रहा है, वो हमने कर दिया यहाँ पर। तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है 7000, ठीक है। और अपॉन में जो वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ रही है ये निकल के आई, हमने इसका डिवाइड दे दिया। डिवाइड निकलने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है सॉल्यूशन करके, वो हमारे पास आंसर ये आता है। तो आपको इस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंडीशन इसमें क्या थी, इसमें आपको मैंने जब नोट्स बनाया था इसका, तो इसका मैं डाया लिखना भूल गया था। तो डाया में आप जो भी कुछ क्वेश्चन में आ रहा हो डायामीटर, उसके अकॉर्डिंग एरिया निकालना। और इस तरीके से आप पहली कंडीशन जो कौन सी कंडीशन थी जिसमें हमारे पास क्या है फोर्स डिफरेंट हो बट एरिया और यंग मॉडुलस तो सेम होता है। वो यंग मॉडुलस तो सेम होता है लेकिन एरिया भी हमारे पास क्या है सेम है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में हमने आपको क्या बता दिया, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता दिया। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा या कोई भी किसी भी तरह की इसमें परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ा हम पॉज कर लेते हैं, उसको बाद हम बताते हैं। तो जी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं आपको थोड़ा ना अच्छी तरीके से समझाने के लिए थोड़ा और पहले इसके जो चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ। इसके लिए आपको समझने के लिए पता होना चाहिए लेटरल स्ट्रैंड जो आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जो भी बॉडी है उसका कोई सर्कुलर एरिया है, उस पर फोर्स लगाने पर उसकी चेंज इन जो डायमेंशन है, मतलब कि डायम जो भी चेंज हो रहा है, और इनिशियल डायमेंशन जिसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं लेटरल स्ट्रैंड बोलते हैं, पार्श्व विकृति बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड क्या होती है, किसी भी बॉडी की लेंथ में अगर जो भी कुछ चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ के जो अनुपात होगा उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड। आप कहेंगे स्ट्रैंड भी यही होती है। स्ट्रैंड का क्या बताया था मैंने, स्ट्रैंड का मैं आपको बता दूं, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो या फिर कोई भी फॉर्मूला पूछे आपसे इंटरव्यू में, तो स्ट्रैंड बराबर आप लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझो। स्ट्रैंड बराबर आप लिखना चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन ये आपका फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये आपका स्ट्रैंड का फॉर्मूला है। आप बोल देते हैं कि डेल एल अपॉन एल स्ट्रैंड, नहीं, वो क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड होगी। अगर आप स्ट्रैंड का फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ इसका, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। पॉइजन रेशियो आपके पास क्या होता है, लेटरल स्ट्रैंड अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड के अनुपात को हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम 1/m से डिनोट करते हैं। समझ में आया। अगर आपने किसी बॉडी की क्या कर दिया, लेटरल स्ट्रैंड को डिफाइन कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड को डिफाइन कर दिया, अपॉन में हम क्या पहले हम लेंगे लेटरल स्ट्रैंड अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड, हमारे पास क्या हो जाएगा पॉइजन रेशियो m, या फिर म्यू से हम डिनोट कर देते हैं, हमारे पास पॉइजन रेशियो निकल के आ जाएगा। डायग्राम समझते थोड़ा इसका। आपका कोई बॉडी ये था सर्कुलर बॉडी, आपने इस पर क्या कर दिया फोर्स लगा दिया यहाँ से, तो इसका एरिया क्या हो गया इतना हो गया। तो एरिया में कुछ अंतर आया नहीं आया, पहले एरिया ये था डेल, अब हो गया ये वाला अंदर वाला क्या हो गया डेल एल। तो ये इसके अनुपात को क्या कह देंगे लेटरल स्ट्रैंड कह देंगे। अगर इसकी बॉडी एल थी, वो लेंथ इसकी एल थी, अगर आपने इस पर लोड लगाया तो इसकी लेंथ होगी डेल एल, तो डेल एल अपॉन एल ये हमारे पास क्या होगी लेटरल स्ट्रैंड। तो हमने क्या किया लेटरल स्ट्रैंड अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड को हमने रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया पॉइजन रेशियो आ गया।
इसका फॉर्मूला एक और तरीके से समझते हैं। इसका फॉर्मूला हम एक और तरीके से समझते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं पॉइजन रेशियो म्यू, म्यू तो डब्ल्यू से बन गया थोड़ी म्यू, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन डेल एल अपॉन डी, वो डेल डाया अपॉन डी अपॉन इसके नीचे आएगा डेल एल अपॉन एल। इसका अगर हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो डेल डी अपॉन डी इनटू में एल अपॉन डेल एल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ से हम पॉइजन रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो समझाने का तरीका तो गाइस एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आपके पास नीचे भी कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक ही बात होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये कुछ रिलेशन है, इसका भी डेरिवेशन है। तो अभी मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन बताएंगे, उसके बाद हम आप बताएंगे मोड सर्कल, उसके बाद आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो रिलेशन समझिए, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट, मतलब इलास्टिक जो भी ई है, और बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और इलास्टिक वो शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस आपको मैंने आपको समझाया ऊपर। उसी में क्या है रिलेशन, इसमें कुछ दे रखे हैं। तो पहला रिलेशन ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, इसका भी आपके पास नीचे दे रखा है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर होगा। अभी आपको क्लियर नहीं होगा ये सारी चीज़, फार्मूले ये वाले कहाँ से आ गए, ये वाले फार्मूले कहाँ से आ गए, ये आपको क्लियर नहीं होगा। इसका भी कुछ डेरिवेशन है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे आपको अच्छी तरीके से। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है। नीचे जाते हैं हम, हमारे पास ये यहाँ पर देखो ये रह गया शियर वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। तो चलो हम पहले नेक्स्ट ऊपर वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उसको देखते हैं। हमारे पास है थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। थर्मल स्ट्रेस तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपने बॉडी ली, ये वाली कुछ शाफ्ट ले ली है और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर टेम्परेचर आपका खूब तेज़ है, ठीक है। टेम्परेचर आपका काफ़ी, मान लीजिए कि 100 डिग्री से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक आपके पास क्या है टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के कारण इस जो भी इसका डाया होगा इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ फोर्स लगाएगा इसका टेम्परेचर, मतलब कि शाफ्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा तो इसमें कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा। उसी स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, जो भी टेम्परेचर के कारण आता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि किसी धातु की छड़ को दो सिरे पर मजबूती से जकड़ दिया जाए, हमने एक सिरा पे किया था, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 पे कर दीजिए। सिरे पे क्या करना है, जकड़ देना या फिक्स कर देना है, दिया जाए, और तब इसके तापमान में परिवर्तन किया जाए तो छड़ की लंबाई में परिवर्तन को रोकने के लिए जकड़ बल लगाया, जिसके कारण छड़ में प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। ये प्रतिबल आपके पास तापीय प्रतिबल कहलाते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? आपने क्या किया, एक छड़ को मैंने एक जगह से फिक्स किया था, आप दोनों जगह से फिक्स कर दीजिए। उस पर आप टेम्परेचर को बढ़ाइए। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो भी आपको जो जकड़ा है ना वो आपने फिक्स किया है, उसको कारण जो भी इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा टेम्परेचर के कारण, उसको हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। आप इसको डेफिनेशन को इसकी शॉर्ट ले लीजिए, वरना आपके नोट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। देखो डायग्राम भी बनना है यहाँ पर 1 2 दोनों जगह फिक्स कर दिया शाफ्ट को, और टेम्परेचर यहाँ से दे रहे हैं, तो ये शाफ्ट में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो इसकी डेल एल लंबाई और इनिशियल लेंथ इंटू डी हमारे पास क्या इसकी थिकनेस है ड्यू टू हीट, ठीक है। तापमान है, मतलब टी हमारे पास क्या है, तापमान है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। और यहाँ पर इसको रीड कर लेते हैं। किसी छड़ में तापांतर के कारण उत्पन्न हुई प्रतिबल को हम तापीय प्रतिबल कहते हैं। ताप के टेम्परेचर के डिफरेंट या फिर अंतर से जो भी मतलब कि स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस या फिर तापीय स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। ये इसको कुछ डायग्राम है और ये भी कुछ आपको बात दे रखे हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है स्ट्रेस डेल एल अपॉन एल दे रखा है आपको,
लेकिन यहाँ पर जो डेल एल जो होगा ना आपका डेल एल, वो क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक हमारे पास अल्फा होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है, टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेन होगी वो हमारे पास डेल एल अपॉन एल हो जाएगी। और जो हमारे पास जो डेल एल है ना, डेल एल हमारे पास किसके बराबर है, वो हमारे पास है अल्फ़ा अपॉन टी के बराबर। तो ये हम अल्फ़ा अपॉन टी यहाँ रख देंगे तो एल से एल कट जाएगा, तो हमारे पास स्ट्रेन बराबर निकल के आएगी अल्फ़ा इंटू टी। ठीक है, अल्फ़ा इंटू टी हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से ये फार्मूला ड्राइव हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फार्मूला। ये फार्मूला है, मैंने आपको जो ऑलरेडी बता रखे हैं, तो वो फार्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपका रन कर लेना है। ठीक है, ये सारे फार्मूले हैं और उनके, जैसे कि जी को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए को क्या बोलते हैं, ए एस को क्या बोलते हैं हम, ए एस को बोलते हैं हम शियर एरिया, जी को हम बोलते हैं शियर मॉडुलस, और फाई को बोलते हैं हम शियर स्ट्रेन, मी को बोलते हैं पॉइसन रेशियो, के को बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और बी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, और म्यू वी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और म्यू जेड को बोलते हैं हम लेटरल स्ट्रेन, म्यू वन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। ठीक है, इस तरीके से आपके पास मतलब सिग्मा टी एच को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, और अल्फ़ा को बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। तो यहाँ पर इसके सिंबल दे रखे, फॉर्मूला देख के आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, लो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आसानी से इसका ले सकते हैं, या फिर हम इसको टेलीग्राम ग्रुप पे क्या कर देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। तो इसको समझने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वर्टिकल जो लाइन खिंची हुई है उस पर हम जो डिनोट करने जा रहे हैं वो स्ट्रेस डिनोट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन खिंची हुई है उस पर हम स्ट्रेन डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ कर्व बनाया है, जैसे यहाँ से ये लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, थोड़ा ना कर्व हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से ये थोड़ा सा ना कर्व जाएगा, फिर ये थोड़ा और जाएगा, फिर ये पूरा जाएगा। तो ये कर्व हमको बता क्या रहे हैं, क्या हमको दिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ना डीपली समझना, क्योंकि देखो वीडियो लेंदी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। पूरा एक वीडियो में इतना कंसेप्ट बताना आसान बात नहीं है, पर मैं आपको एक वीडियो में कंटिन्यू बताता हूँ, तो इसके लिए भी आप एक लाइक कर सकते हैं। तो जो भी कर्व है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। देखो, ओ से लेकर ओरिजिन पॉइंट से लेकर ए तक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि ये जितना स्ट्रेस आप दोगे किसी बॉडी पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी किसके होगा, स्ट्रेन के। ये होता है हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो हमारे भी ये आता है ना, यंग मॉडुलस, तो वो चीज़ है। ये हमारे पास पहला चीज़ टॉपिक, आपको पहला वन जो हमारे पास पॉइंट दे रखा है वो समझ में आना चाहिए कि जितना आप स्ट्रेस देंगे किसी बॉडी पे उतना ही उस पर स्ट्रेन आता है, तो वो तो आता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे पास दे रखा है ए से लेकर वी तक जो लाइन जा रही है वो जा रही है इलास्टिक लिमिट। ये लिमिट हमारे पास इलास्टिक लिमिट है कि यहाँ पर जब बी पॉइंट आएगा वहाँ तक ही आपके पास क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी काम करेगी। जितना आप स्ट्रेस देंगे उतना ही आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होगा। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो वो लिमिट आपके पास इलास्टिक लिमिट नहीं होगी। मतलब आप बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो इनिशियल लेंथ में दोबारा नहीं आएगी, फोर्स हटाने के बाद वही तो होती है इलास्टिसिटी। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स हटाने पर वो बॉडी अपनी पहली वाली शेप एंड साइज में आ जाती है, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हमारे पहला तो ओ ए तक तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना ही आपका स्ट्रेन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बात करें ए और बी की तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वो आ जाएगा आपके पास ई, यंग मॉडुलस, मतलब कि इलास्टिक लिमिट आ जाएगा। तो वो चीज़ आपको क्या हो जाएगी, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, आपकी बॉडी इनिशियल लेंथ में नहीं आ पाएगी। जो बी से सी तक जो हमारे पास पॉइंट है वो है अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, यील्ड पॉइंट क्या होता है,
और द्वारा जो हमारे पास नीचे आएगा सी से बी से सी तक तो अपर यील्ड पॉइंट हो गया, और नीचे हमारे पास आएगा सी से सी डैश तक ये वाला, वो हमारे पास आएगा लोअर यील्ड पॉइंट। मतलब कि ये है कि यील्ड पॉइंट वे होता है अगर आप स्ट्रेस को दे रहे हैं, स्ट्रेन आपके बाद उतनी ही हो रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी स्ट्रेस आप कम देंगे लेकिन स्ट्रेन आपके पास ज़्यादा बढ़ेगी, उसको तो बोलते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अब जैसे कि सी डैश पॉइंट पे आएंगे ना, तो आप स्ट्रेस तो ज़्यादा देंगे बट आपकी स्ट्रेन क्या होगी, कम होगी, वो आपके पास आएगा सी पॉइंट, मतलब कि लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अब सी डैश से लेकर जो लास्ट सी डैश से लेकर आपके पास जो डी तक है ना, ये सी डैश से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट, वो आपके पास आता है अल्टीमेट पॉइंट लोअर लिमिट। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास मटेरियल फेल हो जाएगा, आपके पास मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, आपका मटेरियल पूरा फेल हो जाएगा। तो आपको समझना चाहिए कि पहला जो था ओ से ए तक वो था आपके पास था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जितना स्ट्रेस बढ़ाओ उतनी स्ट्रेन बढ़ेगी। पर हमारे पास जो ए से लेकर वी तक था वो इलास्टिक लिमिट थी। भैया इलास्टिक लिमिट यहीं तक है, यहीं तक आपका जो ओरिजिनल बॉडी है वो फोर्स हटाने के बाद अपनी इनिशियल लेंथ में आ जाएगी या शेप एंड साइज में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप सी पॉइंट पर जाते हैं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाएंगे, ज़्यादा आपके पास क्या हुआ स्ट्रेन आएगा, तो वो आपके पास कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट। सी डैश पे आएंगे जैसे तो आप कम स्ट्रेस लगाएंगे और जो हमारे पास स्ट्रेन होगी वो स्ट्रेस आप ज़्यादा लगाएंगे, जो स्ट्रेन होगी वो कम होगी और डी पॉइंट पर आपका मटेरियल फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डायग्राम। ये देखो दो तरीके बनते हैं, ये बनाया मैंने माइल्ड स्टील का बनाया है। माइल्ड स्टील मतलब कह सकते हैं आप डक्टाइल मटेरियल का, डक्टाइल ठीक है मटेरियल का हमने बनाया है। एक ब्रिटल मटेरियल का भी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो आपको प्रॉमिस है ये चैनल सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, जितना भी मेरा नॉलेज है वो शेयर करता हूँ। तो आप एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट या फिर आपका जो भी लाइक करते हैं उससे मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वीडियो को देखा जा रहा है, तो हम और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपनी स्टडी लगन से करते रहिए और बढ़िए और अपना गोल को अचीव करिए। चलिए थैंक यू।